ओके। इससे पहले जो हमारे लेक्चर्स हुए उसके अंदर हमने दो मेन चैप्टर्स कवर किए हैं, मेन टॉपिक्स उनको कहें। एक तो इंट्रोडक्शन थी कंज्यूमर बिहेवियर की, जिसके अंदर हमने कंज्यूमर बिहेवियर और मार्केटिंग स्ट्रेटजीज का आपस में लिंक जो है उसको डिस्कस किया। और एक फ्लो चार्ट के ऊपर हमने एम्फेसाइज किया, जिसमें हमने कहा कि जो प्रोसेस हमारा स्टार्ट होता है वो बेसिकली मार्केट एनालिसिस से स्टार्ट होता है। मार्केट एनालिसिस में हम अपनी कंपनी, कंपेटिटर्स, कंडीशंस और अपने कंज्यूमर्स को एनालाइज करते हैं। उसके बाद हम मार्केट सेगमेंटेशन की तरफ तवज्जो करते हैं और फिर देखते हैं कि किस तरीके से हम अपनी प्रोडक्ट से रिलेटेड जो नीड सेट्स हैं उनको डेवलप करें, और उन नीड सेट से रिलेटेड जो हमारे कस्टमर्स हैं उनको हम ग्रुप करें, उनको एक ग्रुप में डिवाइड करें जैसे डेमोग्राफिक्स के हवाले से, या उनको हम कंबाइन कैसे कर सकते हैं जो सिमिलर नीड सेट्स के कस्टमर्स हैं। उसके बाद हर ग्रुप की हम डिस्क्रिप्शन इस्टेब्लिश करें, उनकी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको हम नोट डाउन करें, और उसके हिसाब से हम ये चूज़ करें कि कौन से सेगमेंट्स हैं अट्रैक्टिव हमारी कंपनी के लिए, हमारी प्रोडक्ट के लिए, जिनको हमने सर्व करना है, और कौन से ऐसे सेगमेंट्स हैं जिनको हमें तवज्जो करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आ जाता है हमारा मार्केटिंग स्ट्रेटजी का सारा प्रोसेस, जिसके अंदर हम अपनी प्रोडक्ट, उसकी जो 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 भी प्रोडक्ट के फीचर्स हैं, जो भी प्रोडक्ट जो नीड सेट जो है उसको पूरा कर रही है, हम उन चीज़ों को देखते हैं, उसकी प्राइसिंग को देखते हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है और उसको प्रमोट कैसे करना है, और उसकी आफ्टर सेल सर्विसेज जो हैं उनको हमने किस तरीके से हैंडल करना है। साथ साथ हमारा ये भी फोकस होता है कि जो हमारी मार्केटिंग स्ट्रेटजी है उसमें हमें अपने कस्टमर्स को किस तरीके से रीच करना है। ज़ाहिर है बहुत सारी चीज़ें प्रमोशन में आ जाती हैं। फिर एक एज अ मार्केटर हमें ये भी देखना होता है कि हमारे कंज्यूमर का जो डिसीजन प्रोसेस है वो किस तरीके से उसको हम इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, जो डिसाइड कर वो किसी भी प्रोडक्ट को परचेज करना या नहीं करना, या उसको यूटिलाइज करना या नहीं यूटिलाइज करना, ये सारी चीज़ें एज अ मार्केटर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड कि उस डिसीजन प्रोसेस को हम किस तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। उसमें हमें ये भी देखना होता है कि जो कंज्यूमर है उसकी कौन सी प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से उसकी कौन सी नीड है। ऑफ कोर्स प्रॉब्लम नीड इज बेसिकली व्हेन इट अराइज, तो उस कंज्यूमर ने उस चीज़ को परचेज करना है, उस प्रोडक्ट को, जब उसको इसकी नीड होगी, और वो अपनी इंफॉर्मेशन को सर्च किस तरह करता है, वो किस तरीके से, क्या उसकी अप्रोच होती है कि वो डिफरेंट जो प्रोडक्ट्स अवेलेबल है मार्केट में, ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स जो अवेलेबल हैं जैसे टूथपेस्ट है, तो वो किस तरीके से ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स की एवेल्युएट कर रहा है, उसको परचेज करने के बाद वो किस तरीके से उसको एवेल्युएट कर रहा है। ये सारी चीजें एज अ मार्केटर हमें इनका ट्रैक रखना जरूरी है। और फाइनली जो हमारे जो हमारा फ्लो चार्ट, बॉटम टू टॉप पे जो फ्लो चार्ट था हमने डिस्कस किया चैप्टर नंबर 1 में, उसमें हम ये देखा था कि इंडिविजुअल्स पे, फर्म पे, सोसाइटी पे क्या इफेक्ट हुआ है हमारे सारे प्रोसेस, मार्केटिंग प्रोसेस का, जिसको हमने कंज्यूमर बिहेवियर एंड मार्केटिंग स्ट्रेटजी प्रोसेस के नाम से हमने उसको लेबल किया हुआ है। अच्छा, उसके बाद फिर नेक्स्ट चैप्टर में हमने देखा कि क्रॉस कल्चरल वेरिएशंस किस तरीके से एग्जिस्ट करती हैं इन कंज्यूमर बिहेवियर। इनफैक्ट वो एक कल्चरल इफेक्ट है, जो डिफरेंट डायमेंशंस हैं कल्चर्स के, वो एक कंज्यूमर के डिसीजन प्रोसेस के ऊपर अफेक्ट करते हैं। और ऑफ कोर्स जब हम कल्चर की बात कर रहे हैं तो कल्चर इज बेसिकली इज अ वाइडर थिंग। इट्स बेसिकली एक कल्चर एक पूरी कंट्री का भी होता है, कल्चर एक पूरे रीजन का भी होता है। तो हम क्रॉस कल्चरल वेरिएशंस को सामने रख के इस किस्म की मार्केटिंग स्ट्रेटजीज बनाते हैं, जो ज़्यादातर हमारे एडवर्टीजमेंट्स पे, जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर रन करते हैं, या हमारे प्रिंट मीडिया के ऊपर जो एडवर्टीजमेंट्स आते हैं, या जिस तरीके से हम अपनी प्रोडक्ट को कस्टमाइज करते हैं अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर रीजन, तो उसमें हमारे लिए कल्चर्स को समझना इंपॉर्टेंट है। अब हम अपने इस टॉपिक को थोड़ा सा और जो है वो टुवर्ड्स अ स्मॉलर निश, टुवर्ड्स एन इंडिविजुअल हम उसको लेके आ रहे हैं। तो वहां पे हमने अब ये देखना है कि एक ग्रुप का इन्फ्लुएंस किस तरह होता है कंज्यूमर के डिसीजन प्रोसेस पे। ऑफ कोर्स एक ग्रुप एक कल्चर से हिसाब से भी बन सकता है, लेकिन ग्रुप्स और भी बहुत सारे तरीकों से बन सकती है, जो हम इस पर्टिकुलर चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो क्या लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स है हमारे इस चैप्टर के, लेट्स लेट्स गो थ्रू देम। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल एक्सप्लेन द रेफरेंस ग्रुप एंड द क्राइटेरिया दैट यूज टू क्लासिफाई देम। रेफरेंस ग्रुप्स क्या होते हैं, रेफरेंस ग्रुप्स का कॉन्सेप्ट हम समझेंगे, और रेफरेंस ग्रुप्स को किस तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, उनकी क्या टाइप्स होती हैं, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। Then we will discuss the consumption subcultures, including the brand and online communities and their importance for marketing.
ज़ाहिर है अब चूँकि हमारी जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं वो ज़्यादातर मार्केटिंग के हवाले से होंगी और हमने उनको उस तरीके से ही आगे लेके चलना है, तो वी विल डिस्कस सर्टेन ग्रुप्स दैट आर मोर रिलेटेड टू द मार्केट, टू द प्रोडक्ट, टू द ब्रांड। तो वो कंजम्पशन सब कल्चर्स किस किस्म के ग्रुप्स होते हैं, हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। Obviously, we will go through the brand and online communities and their importance for marketing. Then summarize the types and degree of reference groups influence. किस तरह ग्रुप्स इन्फ्लुएंस होते हैं एक इंडिविजुअल के डिसीजन प्रोसेस पे। डिस्कस विद इन ग्रुप कम्युनिकेशन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ वर्ड ऑफ माउथ कम्युनिकेशन टू मार्केटर्स। अंडरस्टैंड ओपिनियन लीडर्स। ओपिनियन लीडर्स कौन होते हैं, वो कौन से लोग होते हैं जो दूसरों के प्रोडक्ट डिसीजन मेकिंग के ऊपर इन्फ्लुएंस करते हैं, और उनकी वर्ड ऑफ माउथ कम्युनिकेशंस जो हैं वो किस तरीके से हमारे प्रोडक्ट की सेल के ऊपर या हमारे प्रोडक्ट की चॉइस के ऊपर जो कोई कंज्यूमर उसको परचेज करने की चॉइस कर रहा है उसको अफेक्ट करते हैं। Discuss innovation diffusion and use innovation analysis to develop the marketing strategy. This will be towards the end of this particular chapter. So first of all, let us define a group. बेसिकली जाहिर है एक इंडिविजुअल तो एक ग्रुप नहीं बनाएगा। बेसिक रिक्वायरमेंट उसकी ये है कि देयर शुड बी एटलीस्ट 2 और मोर इंडिविजुअल्स। ठीक है, अब वो इंडिविजुअल्स आपस में उनकी कुछ चीज़ें हैं, करेक्टरिस्टिक्स हैं जो वो शेयर करेंगे, जो कॉमन होंगी। सो 2 और मोर इंडिविजुअल्स who share a set of norms, values or beliefs and have certain implicitly or explicitly defined relationship. Implicitly means कि जो नज़र नहीं आ रहा, और explicitly means जो चीज़ सामने नज़र आ रही है। defined relationships to one another such that their behaviors are interdependent. So when we are defining a group, it means that there is something that is related to each other. There is something that is basically common between them, and there is something जिससे उनके जो behaviors हैं, जो actions perform कर रहे हैं, वो एक दूसरे के ऊपर dependent हो जाती हैं। Obviously, there are so many examples to quote in this particular aspect कि हम बहुत सारे जो अपने actions perform करते हैं, जो हम अपनी life गुजारते हैं, हम जो अपने decisions करते हैं, वो under the influence of others होते हैं। ठीक है, मेनली हमारी फैमिली का उसके ऊपर काफ़ी इफेक्ट होता है, हमारे फ्रेंड्स का उसके ऊपर इफेक्ट होता है, और फ्रेंड्स और फैमिली के अंदर भी डिफरेंट ग्रुप्स एग्जिस्ट करते हैं। कुछ फ्रेंड्स होते हैं जो क्लोज फ्रेंड्स होते हैं, उनका एक बड़ा हमारा एक क्लोज किस्म का ग्रुप होता है। कुछ फ्रेंड्स होते हैं जो बेसिकली जिनसे हम थोड़े कभी कभी मिलते हैं, उनका इतना हो सकता है हमारे ऊपर इफेक्ट ना हो। इसी तरह फैमिली मेम्बर्स जिनके हम क्लोज होते हैं, हमारे ब्रदर्स सिस्टर्स, हमारे पेरेंट्स ऑब्वियसली और हमारे बच्चे, इनका एक काफ़ी इम्पैक्ट होता है। फिर हमारे दूर की एक फैमिली होती है जिसको एक्सटेंडेड फैमिली कहते हैं, तो उसका एक इफेक्ट होता है। तो इस तरह ग्रुप्स की भी डिफरेंट किस्में हम आगे जाके डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि किसका ज़्यादा इफेक्ट है हमारे ऊपर और किसका कम इफेक्ट है। रेफरेंस ग्रुप उस ग्रुप को कहते हैं जिसके जो जो इस टाइम हमारे करंट बिहेवियर के ऊपर ना इफेक्ट कर रहा होगा। यानी हमारे जो एक एट अ मोमेंट हमारे जो हम बिहेवियर जो डिसीजन कर रहे हैं, कोई चीज़ खरीद रहे हैं या कोई एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, या हम जिस तरीके से खाना खा रहे हैं, या जिस तरीके से हम बातें कर रहे हैं, जिस तरीके से हम कपड़े पहन रहे हैं, तो करंटली जो ग्रुप हमारे ऊपर अफेक्ट करेगा उस ग्रुप को हम रेफरेंस ग्रुप कहेंगे। तो इसका मतलब है रेफरेंस ग्रुप्स जो हैं वो डिफरेंट सिचुएशंस में डिफरेंट होते हैं। अगर आप किसी दोस्तों की महफिल में हैं तो उस टाइम जो आपका रेफरेंस ग्रुप होगा वो आपके दोस्तों का ग्रुप होगा। अगर आप इस टाइम अपनी फैमिली के साथ टाइम गुजार रहे हैं तो आपका रेफरेंस ग्रुप जो उस टाइम होगा वो आपका फैमिली होगी। तो जो भी इस टाइम आपके आसपास लोग हैं जिनके साथ जो आपके इस टाइम के बिहेवियर के ऊपर इफेक्ट करेंगे, उसको हम रेफरेंस ग्रुप कहेंगे। और रेफरेंस ग्रुप का बहुत ज़्यादा डिस्कशन होगी जब हम मार्केटिंग की बात करेंगे, क्योंकि हमारे जो भी प्रोडक्ट परचेज का डिसीजन है वो उसका एक रेफरेंस ग्रुप का बहुत इफेक्ट होता है। बेसिकली ग्रुप का जो कॉन्सेप्ट है वो साइकोलॉजी से ही निकला है, और साइकोलॉजिस्ट ने बहुत ज़्यादा इसके ऊपर रिसर्च की है। ठीक है, और उन्होंने बताया कि इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने ये एक जैसे कहते हैं करेक्टरिस्टिक्स रखी हैं, उसके अंदर एक इंस्टिंक्ट्स रखी हैं कि वो एक ग्रुप का पार्ट बनने से ज़्यादा सिक्योर फील करता है। ठीक है, सो ये एक थ्योरी है सोशल आइडेंटिटी थ्योरी, यानी हर इंसान को अपनी एक सोशल आइडेंटिटी चाहिए। सोशल आइडेंटिटी इज अ पर्सन सेंस ऑफ हु दे आर बेस्ड ऑन देयर ग्रुप्स मेंबरशिप। आप की कास्ट जाट हैं, अराई हैं, बेसिकली, और मेमन हैं, शेख हैं,
सैयद हैं, ये सारी वो आइडेंटिटीज़ हैं जो एक ग्रुप की मेंबरशिप के हिसाब से पाकिस्तानी हैं, लाहौरी हैं, ये हमारी आइडेंटिटीज़ हैं, ठीक है? हमारी हमारे जो जो नाम के साथ या हमारे जो जिसे कहते हैं ना जिसके हम मेंबर फ़ील करते हैं कि वी आर बिकॉज़ वी आर अ मेंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर ग्रुप। ग्रुप्स किस तरह के हो सकते हैं? जैसे सोशल क्लास हो सकती है, फैमिली हो सकती है, फुटबॉल टीम हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि हर ग्रुप का एक नाम भी हो। एक ग्रुप की एक्जिस्टेंस इन इटसेल्फ ही उसकी जो हमें आइडेंटिटी प्रोवाइड करती है, उसको लेबल करना भी ज़रूरी नहीं होता। So groups which people belong to were an important source of pride and self-esteem और ever since human beings के origins से शुरू करें तो people like to become a part of a group। जाहिर है एक ज़माना था जब इंसान जंगलों में रहता था, इंसान caves में टाइम गुजारता था, तो उसके लिए एक ग्रुप का पार्ट बनना was basically a survival strategy कि वो सरवाइव करता था जब वो एक ग्रुप का पार्ट होता था। अदरवाइज उसके लिए अकेले रहने में, उसके खाने पीने में, उसके जो क्या कहते हैं उसके साथ जो उसकी जो खौफ है जानवरों से, ठीक है, उसको जो डर है, उसको दूसरे लोगों से जो डर है, वो तमाम के तमाम उसकी बीइंग अ मेंबर ऑफ द ग्रुप जो है वो हो सकता है कि वो अ, एक ग्रुप का पार्ट बन के ज़िंदगी गुजार सके। अच्छा ये मुझे बताएं कि कुछ एक स्टूडेंट अजान अहमद कह रहा है कि उसका ज्वाइन नहीं हो रहा। एक सेकंड मैं जरा उसको आई थिंक मैंने तो एग्जैक्टली एडमिट और हाँ जी, जिनका ज्वाइन नहीं हो गया था अब उनका हुआ है कि सम पीपल स्टिल हैव द प्रॉब्लम। अच्छा ये आप लोग मेरा ख्याल है ट्राई किया करें कि जिस ईमेल से आप लोगों ने गूगल क्लासरूम ज्वाइन किया ना उसी से आप गूगल मीट पे आएँ। आई थिंक मे बी दिस इज़ द रीज़न कि वो ज्वाइन नहीं कर रहा। इसके अंदर थोड़ा-सा ये इश्यू है। ओके रिज्यूमिंग टू आवर टॉपिक। सो जब हम एक ग्रुप का पार्ट होते हैं तो हमारा पर्सपेक्टिव ये होता है कि एक दुनिया है हमारी और एक दुनिया है उनकी। सो वी डिवाइड द वर्ल्ड इनटू देम एंड अस। हम इस फैमिली के हैं, वो और फैमिली है।
हम इस कंट्री के हैं, वो कोई और कंट्री है, हम इस बरादरी के हैं, वो कोई और बरादरी है, हम इस टीम के हैं, वो कोई और टीम है। तो एक कैटेगराइजेशन हो जाती है जिसको हम सोशल कैटेगराइजेशन कहते हैं, जब व्हेन वी आर पार्ट ऑफ अ सोशल ग्रुप। ये इस तरीके से जैसे आपके सामने ये पिक्चर में डेमोन्स्ट्रेट हो रहा है कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट बीइंग अ पार्ट ऑफ अ कंट्री, तो आवर ब्लेस्ड होमलैंड, आवर लीडर्स, आवर ग्रेट रिलीजन, आवर नोबल पीपल, आवर हीरोज, तो हम फिर हमारा सारा पर्सपेक्टिव उस ग्रुप के हवाले से चलता है जिसके हम पार्ट होते हैं। एंड देन देयर इज अनदर ग्रुप जिसको अक्सर समटाइम्स एक कंपटीशन होता है, एक एनिमोसिटी होती है, एक आपस में जिसे कहते हैं कि एक लड़ाई भी होती है, जैसे इंडिया पाकिस्तान के सूरत हाल है, वो एक लड़ाई की एक सूरत है। और कई दफ़ा एक फ्रेंडशिप भी होती है दो ग्रुप्स में, लेकिन होते आप उस ग्रुप का पार्ट है। अब लेट्स लेट्स अज्यूम कि क्या वजह है कि ब्रिटेन अजान की ब्रेक हो जाए। अच्छा, हमारी लाइफ में मल्टीपल ग्रुप्स के हम पार्ट होते हैं एक बारी में। ये नहीं होता कि हम एक ही ग्रुप के पार्ट हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रुप्स, डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स ऑफ ग्रुप। तो जैसे आपके सामने तस्वीर में नजर आ रहा है कि देयर आर वैरायटी ऑफ रेफरेंस ग्रुप्स जिनके हम पार्ट होते हैं, और वो हमारे डिसीजंस पे अफेक्ट करते हैं। जैसे हमारी इमीडिएट फैमिली, जैसे इस तस्वीर में लिखा हुआ है, उसने बास्केटबॉल टीम, कोई क्रिकेट टीम हो सकती है, कोई और स्पोर्ट्स जो आप करते हैं, कोई और एक्टिविटी या हॉबी करते हैं, उसके आप पार्ट्स बना सकते हैं। आपके कंज्यूमर बिहेवियर के क्लासमेट्स या जो भी आप कोर्स पढ़ रहे हैं उसके क्लासमेट्स, दैट्स आल्सो अ ग्रुप। ठीक है, वो एक रेफरेंस ग्रुप जो आपके उस बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर रहा है। जो आफ्टर द फाइनल एग्जाम की सेलिब्रेशंस होती हैं, जाहिर है ज़्यादातर हम अपनी जो फाइनल एग्जाम्स के बाद की सेलिब्रेशंस जो होती हैं वो एट दैट वेरी मोमेंट जब हमारे एग्जाम्स खत्म होते हैं, और फॉर्चुनेटली उस टाइम आप लोग यूनिवर्सिटी में मौजूद भी होते हैं, तो अपने क्लासमेट्स के साथ वो सेलिब्रेशंस करते हैं।
तो उस टाइम अगर आप लोगों का कोई प्लान है, कोई लंच या डिनर या बाहर जाना है, आपने कोई घूमना फिरना है या कोई कैंटीन पे जाके बैठना है, तो वहाँ पे वो भी एक दूसरे पे असरअंदाज होती है। कोई जाके कहेगा यार हमने क्या जिंगर खाना है, कोई कहेगा नहीं हमने पिज़्ज़ा खाना है, कोई कहेगा नहीं यार कोई देसी खाना होना चाहिए। तो ये इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर वो एक जो रेफरेंस ग्रुप है क्लासमेट्स का, वो असरअंदाज हो सकता है। योर फ्रेंड्स, योर होम टाउन फ्रेंड्स, या वो जिस किस्म के भी वैरायटी ऑफ रेफरेंस ग्रुप्स जो है वो साइमल्टेनियसली हमारी लाइफ के अंदर मौजूद होती है। ग्रुप्स को बेहतर समझने के लिए वी नीड टू क्लासीफाई देम। ठीक है, देयर आर 4 एक्चुअली मेन वेरिएबल्स जिससे हम उनको क्लासीफाई कर सकते हैं। नंबर 1 इज द मेंबरशिप ऑफ द ग्रुप। ठीक है, नंबर 2 इज द स्ट्रेंथ ऑफ सोशल टाइज। नंबर 3 इज हाउ मच देयर इज एन अट्रैक्शन फॉर यू इन अ पर्टिकुलर ग्रुप। एंड फाइनली द टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट, के ग्रुप में कॉन्टैक्ट किस तरीके से एग्जिस्ट करता है। सो ये 4 हमारे जो है क्राइटेरियाज होते हैं किसी ग्रुप की को क्लासीफाई करने के लिए। मेंबरशिप, अबाउट द मेंबरशिप ऑफ द ग्रुप वी नीड टू अंडरस्टैंड कि या तो आप किसी ग्रुप के मेंबर होंगे या आप किसी ग्रुप के मेंबर नहीं होंगे। सो इट्स बेसिकली अ 0 and 1 रिलेशनशिप। ठीक है, जिसको हम बाइनरी कहते हैं। इट्स नॉट लाइक हम आधे मेंबर हैं या हम पार्शियल मेंबर हैं। आइदर यू आर अ मेंबर ऑफ अ ग्रुप और यू आर नॉट अ मेंबर ऑफ अ ग्रुप। बट इवन इफ यू आर अ मेंबर ऑफ अ ग्रुप, there are some people who are very strongly related to that group. ठीक है, they feel that they really belong to that group, whereas on the other hand कुछ ऐसे members भी group के होंगे जो उस कॉन्फिडेंस को लैक करेंगे, या वो एक शैटरी किस्म का उनका रिलेशनशिप होगा उस ग्रुप के साथ कि हम उस ग्रुप में पता नहीं इतने ज्यादा उसके साथ रिलेट नहीं कर रहे। जिस तरह कई लोग होते हैं जो अब्रॉड चले जाते हैं, वो पाकिस्तानी ही रहते हैं, वो ग्रुप का मेंबर्स ही रहते हैं, वो पाकिस्तानी सिटीजन ही रहते हैं, बट वो अपने आप को बहुत ज्यादा उसके साथ रिलेट नहीं कर पाते। सम पीपल, एंड देयर आर अदर पीपल जो होते हैं पाकिस्तानी बाहर जाते हैं तो और स्ट्रांगली उस ग्रुप को के साथ अपने आप को रिलेट करते हैं। सो वन थिंग वी नीड टू रिमेंबर इज दैट आइदर वन इज अ मेंबर ऑफ अ ग्रुप और नॉट अ मेंबर ऑफ द ग्रुप। और जब आप किसी ग्रुप के मेंबर नहीं होते तो हम उसको नॉन मेंबरशिप ग्रुप कहते हैं, और वो भी आपके ऊपर इन्फ्लुएंस करता है। वो हम आगे जाके एग्जांपल्स देखेंगे, जैसे सेलिब्रिटीज होती हैं वो आपके ऊपर इन्फ्लुएंस करती हैं, आई यू आर नॉट अ मेंबर ऑफ देयर ग्रुप। सेकंड इज द स्ट्रेंथ ऑफ द सोशल टाइज, कि कितनी एक ग्रुप के अंदर क्लोजनेस और इंटीमेसी, यानी एक आपस में आप कितने सीक्रेट शेयर करते हैं, आपस में एक दूसरे के ऊपर कितना कॉन्फिडेंस रखते हैं, वो एक स्ट्रेंथ ऑफ सोशल टाई के अंडर हेडिंग में आ जाता है कि ग्रुप्स आपस में कितने क्लोज होते हैं। तो यहाँ पे फिर हम ग्रुप्स को डिवाइड करते हैं 2 तरह के ग्रुप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आर द प्राइमरी ग्रुप्स इन आवर लाइफ। ठीक है, प्राइमरी ग्रुप्स वो ग्रुप्स होते हैं जो बहुत क्लोज होते हैं, जिनके साथ हमारे टाइज और हमारी उनके साथ फ्रीक्वेंटली इंटरेक्शंस हो रही होती हैं, मुलाकातें हो रही होती हैं, बातचीत हो रही होती है, डिस्कशंस हो रही होती हैं। और इस किस्म के ग्रुप्स जो मोस्टली हमारी फैमिली और फ्रेंड्स में से होते हैं, उनका हमारे डिसीजन मेकिंग के ऊपर काफ़ी इन्फ्लुएंस होता है। ठीक है, सो एज वी हैव डिस्कस प्रीवियसली इन आवर लेक्चर्स कि हमारी फैमिली का हमारे परचेज डिसीजन के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है, हमारे इकोनॉमिक सूरत हाल के ऊपर हमारा काफ़ी इम्पैक्ट होता है, हमारे फ्रेंड्स का समटाइम्स हमारे परचेज डिसीजन या हमारे हैबिट्स के ऊपर, हमारी लाइफ में जो हम डिफरेंट किस्म के डिसीजन कर रहे हैं उनका काफ़ी इम्पैक्ट होता है। देन देयर आर सेकेंडरी ग्रुप्स। सेकेंडरी ग्रुप्स जो होते हैं वो इतने ज़्यादा हम उनके साथ क्लोजली रिलेटेड नहीं होते, आल्दो वी आर अ मेंबर ऑफ दोज ग्रुप्स, बट उनके साथ इतनी इंटीमेसी नहीं होती, उनके साथ टाइज जो है वो वीकर होते हैं और इंटरेक्शन जो है वो थोड़ी सी कम होती है। सो दे कैन बी प्रोफेशनल ग्रुप्स या नेबरहुड या अदर एसोसिएशन जिनका हम पार्ट है, और उनसे कभी कभी हम मुलाकात करते हैं। टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट, ग्रुप्स में कॉन्टैक्ट किस तरीके से हो रहा है। पहले तो जब इंटरनेट का ज़माना नहीं था या इवन फ़ोन वगैरह का ज़माना नहीं था, तो डायरेक्ट का रिवाज ज़्यादा था। सो डायरेक्ट ग्रुप्स जिन्हें हम डायरेक्ट इंटरेक्शंस कहते हैं या फेस टू फेस इंटरेक्शंस कहती हैं। उस ज़माने में भी इनडायरेक्ट ग्रुप्स एग्जिस्ट करते थे जब इंटरनेट या टेलीफोन नहीं था। देयर वर लेटर्स, एक मीन था जिससे आपस में कांटेक्ट होता था, या कलमी दोस्तियां जिसे कहते हैं, और इस तरह के ग्रुप्स भी चला करते थे जो आपस में फ्रीक्वेंटली लेटर राइटिंग करते थे। लेकिन अब तो वो बिल्कुल ही सिनेरियो चेंज हो गया। अब बहुत ज़्यादा ग्रुप्स एग्जिस्ट करती हैं इन द ऑनलाइन कम्युनिटी जिनके साथ इनडायरेक्ट इफेक्ट होता है। और इसका तो इतना ज़्यादा, जैसे हमने बिल्कुल शुरू के चैप्टर में डिस्कस किया था, दैट द
online world has actually changed the whole scenario of marketing. अब ये तो आप बिल्कुल इमेजिन ही नहीं कर सकते that being a marketer you do not know any strategy regarding the online marketing. You have no awareness of the online marketing or your product is not present online. ये तो बिल्कुल ही unimaginable सी चीज़ है. Now whole the scenario is basically ऑनलाइन, और वहीं के हिसाब से फिर मार्केटर को ऑनलाइन ग्रुप्स के ऊपर भी फोकस करना पड़ता है या ऑनलाइन कम्युनिटीज जो एग्जिस्ट करती हैं उनके ऊपर भी फोकस करना पड़ता है. सो वी कैन हैव इन अ ग्रुप देयर कैन बी टू टाइप्स ऑफ कॉन्टैक्ट्स. अ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट्स, उसका आपस में इन्फ्लुएंस डिफरेंट होता है, उसका आपस में डिस्कशन डिफरेंट होती है, प्रोडक्ट्स को डिस्कस कर रही होती है, प्रोडक्ट्स के फीचर्स को डिस्कस कर रही होती है. एंड देयर इज अनदर इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन अमंग्स द ग्रुप्स. वो भी डिस्कशन कर रही होती हैं, उनका भी इन्फ्लुएंस एक दूसरे के ऊपर होता है. वो प्रोडक्ट्स के फीचर्स को, उसकी प्रोज एंड कॉन्स, उसकी सुटेबिलिटी, उसकी आफ्टर सेल सर्विसेज, उसके जो भी फीचर्स हैं वो बड़े फ्रीक्वेंटली आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं. हाउ मच यू आर अट्रैक्टेड टू अ पर्टिकुलर ग्रुप. आप उस ग्रुप की जो उसकी तरफ जो है उसकी डिजायबिलिटी कितनी है अगर आप उस ग्रुप के मेंबर बन जाए ठीक है, और या उसके मेंबर ना बने तब भी उसकी अट्रैक्शन आपकी तरफ, आप उसकी तरफ कितने अट्रैक्ट होते हैं. अब ये जो अट्रैक्शन का फीचर है इसकी एक बड़ी स्पेशल सी बात है दैट इट कैन बी फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव. एंड वेयर व्हाट डू वी मीन बाय नेगेटिव अट्रैक्शन? इट मींस कि यू डू नॉट वांट टू बिकम अ मेंबर ऑफ दैट ग्रुप. सो अगर हम कहें कि यू हैव अ नेगेटिव अट्रैक्शन टू अ ग्रुप, इट मींस यू डू नॉट वांट टू बिकम अ मेंबर ऑफ द ग्रुप बट यू स्टिल कैन बी अ मेंबर. यानी कि आप नहीं मेंबर बनना चाहते बट आप अब फिर भी मेंबर हैं. सो दिस इज व्हाट अ नेगेटिव अट्रैक्शन इज ऑल अबाउट. और पॉजिटिव अट्रैक्शन की बात यह है कि यू वांट टू बिकम अ मेंबर ऑफ दैट ग्रुप, यू क्लोजली रिलेट योरसेल्फ टू दैट ग्रुप, बट इवन देन यू कैन बी आइदर अ मेंबर अगर आपको चांस मिले, और यू आर नॉट अ मेंबर ऑफ दैट ग्रुप. सो जैसे कुछ ग्रुप्स ऐसे होते हैं डिसोसिएटिव रेफरेंस ग्रुप्स. ठीक है, आप इनके साथ आपकी जो एक नेगेटिव डिजायरेबिलिटी होती है, एक नेगेटिव आप उसकी तरफ उनके जो डिसीजंस होते हैं, उनकी जो डिस्कशंस होती हैं, उनके जो वैल्यूज होती हैं, उनके जो नॉर्म्स होते हैं, आप अपने आप को उसके साथ एसोसिएट नहीं करना चाहते. देयर कैन बी फॉर एग्जांपल टीनेजर्स, दे टेंड टू अवॉइड क्लोथिंग स्टाइल एसोसिएटेड विद ओल्डर कस्टमर्स. ठीक है, जो ओल्डर कस्टमर्स हैं उनके साथ जो उनका जो पहनना कपड़े पहनने का स्टाइल है, उनका जो फैशन है, वो टीनेजर्स अपने आप को उसके साथ एसोसिएट नहीं कर सकते. तो आपके लिए जो वो ओल्ड पीपल कंज्यूमर्स का जो ग्रुप है दैट इज अ डिसोसिएटिव रेफरेंस ग्रुप्स. आपके लिए कहने का मतलब यानी टीनेजर्स के लिए. ऑफ कोर्स यू पीपल आर नो मोर टीनेजर्स नाउ. और इसी तरीके से कुछ ग्रुप्स होते हैं जैसे एस्पायरेशन रेफरेंस ग्रुप्स. आप उस ग्रुप के मेंबर नहीं भी होते बट यू हैव अ पॉजिटिव अट्रैक्शन टुवर्ड्स दैट ग्रुप. इसकी एग्जांपल क्या है? जिस तरीके से वी हैव फॉर एग्जांपल जो सेलिब्रिटीज, स्पोर्ट्समैन, ठीक है, ये वो रेफरेंस ग्रुप्स हैं कि जिनके आप मेंबर्स नहीं भी हैं बट स्टिल दे हैव एन अट्रैक्शन फॉर यू एंड यू वांट टू बिकम अ मेंबर ऑफ दैट ग्रुप और यू वांट टू एसोसिएट योरसेल्फ विद दैट ग्रुप एंड यू एक्चुअली फॉलो देम. तो उनका बड़ा इन्फ्लुएंस होता है हमारे ऊपर. इस तरह अगर देखा जाए कि अगर टाइप्स ऑफ ग्रुप किस तरीके से इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे परचेज डिसीजन पे, तो आप अपने पेरेंट्स के साथ किस तरह एसोसिएट कर रहे हैं. अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में ये बहुत अच्छा एक कल्चर एग्जिस्ट करता है कि जब हम मेंबर्स होते हैं फॉर एग्जांपल एक ग्रुप के, ठीक है, और वो पेरेंट्स और फैमिली का ग्रुप होता है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम वी हैव अ पॉजिटिव एसोसिएशन विद दैट ग्रुप. तो इफ यू आर अ मेंबर ऑफ दैट ग्रुप, ठीक है, एंड यू हैव अ पॉजिटिव एसोसिएशन यानी अट्रैक्शन आपकी पॉजिटिव है, और अगर आप फ्रीक्वेंटली उनके साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं तो उनका इन्फ्लुएंस जो है वो ज़्यादा होगा. अगर यानी वो प्राइमरी ग्रुप का पार्ट होंगे. अगर आपकी उनके साथ एक लिमिटेड इंटरेक्शन है, यानी कि आप किसी बाहर के मुल्क में हैं और यू स्टिल इज़ अ पार्ट ऑफ योर फैमिली बट वो आपसे दूर हैं, तो एक सेकेंडरी एसोसिएशन वहाँ पे एग्जिस्ट करेगी, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर. If there is a chance that you have a negative association with your family group और फिर भी उनके साथ फ्रीक्वेंट मिल सकते हैं, चांसेस हैं कि फ्रीक्वेंट, जाहिर है अगर आप यू आर पार्ट ऑफ अ फैमिली है, यू डू नॉट लाइक अ फैमिली एंड यू आर स्टिल एसोसिएटेड विद दैट फैमिली, तो उनका एक इन्फ्लुएंस आपके ऊपर काफ़ी एग्जिस्ट करेगा. एंड देयर इज अ लिमिटेड, देन अगेन वो एक सेकेंडरी ग्रुप का पार्ट होंगे.
नॉट अ मेंबर ऑफ अ ग्रुप, देन अगर तो पॉजिटिव अट्रैक्शन है तो यू विल फॉलो, यानी डिजायरेबल होगा कि उनसे साथ उनकी जो भी फॉलोइंग है उनको हम फॉलो करेंगे, उनकी जो भी रिकमेंडेशंस है उनको हम फॉलो करेंगे, वो जो भी प्रोडक्ट को यूज कर रही है उसको हम फॉलो करेंगे. इफ देयर इज अ नेगेटिव एसोसिएशन विद दैट ग्रुप, तो देर इज अ चांस कि हम उसकी उनकी रिकमेंडेशंस को, उनके इन्फ्लुएंस को अवॉइड करेंगे. उस ग्रुप की जो भी हमारे सामने जो प्रोडक्ट का यूज आ रहा होगा, या जो प्रमोशंस आ रही होंगी, या जो एडवर्टीजमेंट आ रही होंगी, हम फिर उस ग्रुप को चूंकि डिसलाइक करते हैं, तो फिर हम कोशिश करेंगे कि उनकी उस रेफरेंस को अवॉइड करें. Here we'll discuss basically a case study from our book, जिसमें एक हम स्ट्रेटजी भी लर्न करेंगे, विच इज द सीडिंग स्ट्रेटजी, कि किस तरीके से यूजिंग द ग्रुप्स एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल नेटवर्क्स एंड सीडिंग हम अपने प्रोडक्ट जो है उसको प्रमोट कर सकते हैं, उसको हम आगे लेके उसकी सेल्स को इंक्रीज कर सकते हैं. And it will be very fascinating, and we will learn about the power of the social networks. Keep in mind that whenever we are talking about social networks, it actually means both online social networking and offline. क्योंकि जाहिर है कि जब ऑनलाइन सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स एग्जिस्ट नहीं करती थी, तो तब भी तो सोशल नेटवर्क्स होते थे, और जब एग्जिस्ट करती हैं तो तब भी फिजिकल सोशल नेटवर्क एग्जिस्ट करती हैं, इंटरेक्शंस होती हैं, फंक्शंस होती हैं, शादियां होती हैं, लोग मिलते मिलाते हैं, एक दूसरे की कमी पे जाते हैं, यानी डेथ्स होती हैं तो वहां पे मिलते मिलाते हैं. तो सोशल नेटवर्क्स तो एग्जिस्ट करती हैं फिजिकली अभी भी. बट ऑफ कोर्स मोस्ट ऑफ द टाइम व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सोशल नेटवर्क्स, तो आजकल हमारे जहन में ऑनलाइन सोशल नेटवर्क ज़्यादा आ रहा है. सो इन दिस केस स्टडी वी आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन सोशल नेटवर्क्स. ओके, आर यू पीपल विद मी? क्योंकि बार बार कोई ड्रॉप हो रहे हैं और ऐड हो रहे हैं. सो आप में से कोई मुझे ज़रा काइंडली ये बता दें कि फ्यू पीपल आर अटेंटिव. कबीर, वालेकुम सलाम. हाँ जी, कौन? आवाज़ आहिस्ता आ रही है. जी कबीर, बोलें, ज़रा माइक अनम्यूट करें. जी सर, पूछिएगा, क्या पूछ रहे हैं आप? मैं कह रहा हूँ कि आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है और जी अटेंटिव जी हैं बिल्कुल, आपकी क्लास. आवाज़, जी आपकी आवाज़ आ रही है, लेकिन थोड़ी सी ना कम आ रही है आवाज़, लेकिन आ रही है। अच्छा, चलो माइक में करीब ले जाता हूँ. अब चेक करें. ठीक है सर, आपकी आवाज़ आ रही है, आप कंटिन्यू कीजिएगा। ओके. ओके, अब यहाँ पे हमने ये देखना है कि इन द केस स्टडी वी आर टॉकिंग अबाउट सीडिंग. तो अभी हम देखते हैं कि जी ग्रुप्स किस तरीके से इन्फ्लुएंस करते हैं एक एक ह्यूमन के बिहेवियर्स पे, उसकी चॉइसेस पे, और उसकी जो राइट और रॉन्ग बिहेवियर्स की कंसेप्ट है उसके ऊपर. You would probably not be surprised to learn that things like fashion and music spread through social networks. Obviously ये चीज़ तो बिल्कुल एक ये ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो इनका सोशल नेटवर्क्स का जो वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग है उसका बहुत इम्पैक्ट होता है. बट व्हाट अबाउट थिंग्स लाइक ओबेसिटी यानी मोटापा, हैप्पीनेस, ऑल्ट्रुइज्म यानी दूसरों को मदद करने का जज्बा, एंड स्मोकिंग? Research suggests that these two are influenced via social networks. Take weight. Research shows that people with similar body mass indices are often friends. There are a number of reasonable explanations. One is similarity. People choose others who are like them, जैसे weight, height, etc. Another is that social networks establish norms of behavior. The evidence supports norms as a primary explanation for why people of similar weights are friends. Now, this is the part of the same social network or group. Slowly over time, what is considered normal weight within a group may increase, establishing a new normal. अब यहाँ पे तो चले फ्रेंड्स का एक जिक्र है, लेकिन समटाइम्स फैमिलीज में भी ऐसे होता है, और फैमिलीज फिर जेनेटिकली भी क्लोज होती हैं. लेकिन इफ यू आर टॉकिंग अबाउट अ फ्रेंड, फॉर एग्जांपल एक ग्रुप है, अब ऐसे में उसको एक नाम दूं, मैं कहूँ जी दिस इज अ खाओ ग्रुप. ठीक है, अब ये खाओ ग्रुप का मतलब ये है कि इन्हें खाना पीना बड़ा पसंद है, ये खा पे खाते हैं, ये अक्सर बाहर जाते हैं, तो डिफरेंट डिशेस जो है वो ट्राई करते हैं.
ओवर द टाइम अब इस ग्रुप में जो है ना ओवर ईटिंग वो बड़ी एक्सेप्टेबल है, ठीक है, और वो डिफरेंट किस्म के चूंकि वो खाने खा रहे हैं तो देयर इज अ चांस कि दे विल इंक्रीज देयर वेट, और वो वेट का इंक्रीज होना इज बेसिकली एन एक्सेप्टेबल थिंग इन दैट ग्रुप। अब वो ग्रुप के इन्फ्लुएंस की वजह से ये भी पॉसिबिलिटी है, जिस तरह हमने कहा कि उस ग्रुप में फॉर एग्जांपल 8 पीपल हैं जिनमें से 5 जो हैं वो स्मोकर्स हैं और 3 नॉन स्मोकर्स हैं। अब ये ग्रुप इतना क्लोज हो गया है, इतना मिलता जुलता है कि ठीक है, लोग एक दूसरे को जो है इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। अब ये 5 जो स्मोकर्स हैं, देर इज अ चांस कि इन तीनों में से कम 1 या 2 लोगों को तो वो स्मोकर बना दें। और उसमें क्या होगा कि चूंकि ये 3 लोगों को एक्सेप्टेबिलिटी चाहिए, इन ज्यादा लोगों की, वो इस ग्रुप का पार्ट रहना चाहते हैं, उस ग्रुप के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, अनटिल अनलेस कोई ऐसी चीज हो कि वो अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं करना चाहते, कोई डिसएग्रीमेंट हो जाए, कोई इस तरह उसका जो कोई उसका कोई और रेफरेंस ग्रुप जो है, जैसे फैमिली है, फैमिली मना करे कि डू नॉट बिकम पार्ट ऑफ दिस खाओ ग्रुप, तो देयर इज अ चांस कि सकते हैं कि ये ग्रुप ऐसे लोगों पे मुश्तमिल हो जिसके साथ लोग अपने आप को एसोसिएट करना चाहते हैं, यानी कोई सेलिब्रिटीज हो, ठीक है, कोई स्पोर्ट्समैन हो, और कोई एक बंदा जो है वो इसमें ऐड होना चाहिए, आई वांट टू बिकम फ्रेंड्स विद दीज पीपल। तो उनके साथ शामिल होने के लिए वो जो उनका नॉर्मल बिहेवियर है वो उसको एक्सेप्ट करे, यानी कि वो जो खाने खाते हैं, अब फॉर एग्जाम्पल अगर वो फास्ट फूड के ज्यादा शौकीन है, तो एक बंदा जो इनका इनका दोस्त बनना चाहता है, ये दिस 1 पर्सन, वो इनके जो भी नॉर्मल एक्टिविटीज हैं उनको एक्सेप्ट करेगा, उनके साथ कंप्लायंस करेगा, यानी उसके साथ चलेगा, और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो उसका आदी हो जाएगा। और फिर क्या होगा, अगर ये स्मोकिंग कर रहे हैं वो उनकी वजह से स्मोकिंग स्टार्ट कर देगा, अगर ये देसी खाने खाते हैं वो देसी खाने खाना शुरू करेगा, अगर ये वलायती खाने खाते हैं वो वलायती खाने खाना शुरू कर देगा, अगर ये जीन्स पहनते हैं वो जीन्स पहनना शुरू कर देगा। वाई? बिकॉज दिस पर्सन वॉन्ट्स टू बी पार्ट ऑफ दैट ग्रुप। तो ये होता है एक ग्रुप या एक सोशल नेटवर्क्स में कि बहुत सारी आपकी जो चीजें आपकी लाइफ में हैं वो आपके ग्रुप की वजह से चेंज हो रही होती हैं। इसी से जो मार्केटर्स जो हैं वो एक कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, विच इज कॉन्सेप्ट ऑफ सीडिंग। Seeding can be an effective way of marketing using the influence of group and opinion leaders within those groups. Product seeding basically refers to any campaign that allows a brand to quickly reach a wide targeted audience of potential consumers by gifting product to influencers without any payment to post. यानी कि आप वो प्रोडक्ट उन लोगों तक पहुंचा दें जो इन्फ्लुएंशियल पीपल है, जिनकी ज्यादा इंटरेक्शन रहती है, जिनको ज्यादा लोग फॉलो करते हैं, और ऑटोमेटिकली आपकी उस प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट होना शुरू हो जाएगी। यहाँ पे एग्जांपल दी गई है एक रिलीजियस बुक की, और ये एग्जांपल इसलिए दी गई है कि बज़ाहिर एक ऐसी प्रोडक्ट जिसकी लोगों को जरूरत नहीं है, जिसने जिसकी आप एडवर्टीजमेंट करें तो बड़ी महंगी पड़ जाएगी, मुफ्त में वो बुक सीडिंग के थ्रू बेस्ट सेलर बुक बन गई। ठीक है, तो रिक वॉरेन्स द पर्पस ड्रिवन लाइफ इज द बेस्ट सेलिंग हार्ड कवर बुक इन द यूएस हिस्ट्री that has been translated into 85 languages. It is a book with Christian topic, yani it's a religious book which is relevant to individuals of that faith, but not faith. It is a niche book that spread rapidly and in record numbers to evangelicals from whom the book was relevant, but remained relatively unknown to people outside of this social network. The purpose-driven life, yani the book was launched using seeding, whereby free samples are given away to influential members of existing social networks. Rick Warren nurtured a group of some 1,200 pastors, providing them a free copy of the book. यानी 1200 कॉपियां उसने फ्री दी उनको जो इन्फ्लुएंशियल पादरी थे, एंड encouraged them to lead their congregation through the 40 days program. यानी उन्होंने कहा
to grow 5 times and reach $1 billion between 2010 and 2012,